सभी को नमस्कार। शुभोदय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा स्पेशली विद्या संबल शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर के रहेगा शिक्षा विभाग में। जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, कलेक्टरों को निर्देशित किया गया था, उस समय हमने एक सेशन लिया था। लेकिन सेशन लेने के बाद में स्टूडेंटों के बहुत सारी क्वेरीज आई थी और उनमें वो पूछ रहे थे कि सर इसका आवेदन कब से शुरू होगा, आवेदन कैसे भरे जाएंगे, उसके बाद में पीरियड किस हिसाब से अलॉटमेंट होंगे। ये तो पहले भी आई हुई थी लेकिन फिर कैंसिल हो गई, क्या ये आएगी, क्या आएगी तो फॉर्म आवेदन वो शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये जो तमाम उनकी क्वेरी थी, आज के इस सेशन में तमाम जो स्टूडेंट की क्वेरी है उसी को शामिल करें, क्योंकि भर्ती के बारे में तो जो जानकारी देनी थी वो ऑलमोस्ट पहले भी दे दी थी। उसके साथ में मेन बात करेंगे हम इसकी जो नियमावली है, इस भर्ती की क्या नियमावली रहेगी, क्योंकि उन्होंने जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करा था कलेक्टरों को निर्देशित करने के लिए, उस समय उन्होंने जो संदर्भ में एक फाइनेंस का जो लेटर आया हुआ था 2021 का, उसका उन्होंने जिक्र करा था और उसी में ही पूरी की पूरी प्रोसेसिंग बताई गई है, नियमावली बताई गई है कि कैसे इनका अपॉइंटमेंट होगा, कैसे इनकी चयन प्रक्रिया होगी, कैसे इनका आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे, सैलरी किस हिसाब से डिसाइड की जाएगी, कार्यकाल इनका कितनी अवधि का रहेगा, कौन इनको अपॉइंटमेंट करेगा। ये सारी जितने भी तमाम जो क्वेश्चन है स्टूडेंट के, वो सारे के सारे इस सेशन के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। तो आराम से पूरा सेशन सुनना, क्योंकि पूरा सेशन आप सुनते नहीं हो फिर क्वेश्चन करने लग जाते हो, तो पूरा सेशन सुनना, ठीक है, ताकि उसमें हम जितने भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नियमावली, वो सारी की सारी आपको सूचित की जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें जो आज हम स्पेशली बात करेंगे, एक तो इसकी जो भर्ती की संपूर्ण नियमावली है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सबको पता होना चाहिए। योग्यता क्या क्या रखी जाएगी, चयन प्रक्रिया किस हिसाब से होगी, सैलरी क्या दी जाएगी इनको, और आवेदन कब से। ठीक है, स्टूडेंट पूछ रहे थे सर आवेदन कब से लिए जाएंगे और कैसे करेंगे आवेदन। ठीक है, ये भी एक बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा बन रहा था स्टूडेंटों के साथ में कि सर आवेदन कैसे करें, आवेदन कैसे करें। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है और न्यूज है, ये हमने इस पर पहले डिस्कस कर ली है कि ये भर्ती 76,791 पदों के लिए है। एक कुछ स्टूडेंट जो अदर स्टेट के हैं वो भी बार बार पूछ रहे थे कि सर इसमें अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें जो चयन प्रक्रिया में जो पहली प्रायोरिटी है वो राजस्थान के स्टूडेंटों को दी जाएगी। अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर अदर स्टूडेंटों को दिया जाएगा, चाहे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कितना ही अच्छा हो। जब इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें ये शर्त रहेगी कि राजस्थान के विद्यार्थियों को पहली प्रायोरिटी पे रखना और उसके बाद में अदर स्टेट के बच्चों को, क्योंकि ये जो विद्या संबल वाला प्रोग्राम में भी कॉलेज एजुकेशन में चल रहा है, उसमें ये साफ साफ और क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब एक एक जो हमारी नियमावली है उस पर चलते हैं पहले, उसके बाद में इन तमाम सारे बिंदु पर चर्चा करेंगे हम। उससे पहले जो हमने पिछली बार इस पर डिस्कस करा था वो आप सब लोगों को बता भी दिया था। जो कलेक्टरों को निर्देशित किया गया था, ये वो लेटर है, समस्त जिला कलेक्टरों को इसमें निर्देशित किया गया था और ये जो लेटर है वो 18/8/2026 का आया हुआ था। ठीक है, लेटर को हमने पहले ही पढ़ लिया था। इसमें जो मेन है, जो शासन सचिव वित्त बजट विभाग का परिपत्र क्रमांक ये 6 कोष्टक 2 वित्त, उसके बाद में जो ये जारी किया गया है 30 मार्च 2021 का, इस पर बात करेंगे। इसमें सारी की सारी नियमावली दी हुई है, ठीक है ना। तो इस नियमावली को पढ़ते हैं। मेन जो नियमावली क्या रखी गई है इसमें, ये देखो आप, वित्त विभाग का जो लेटर है ना, और जिसमें नियमावली का बहुत अच्छे से उल्लेख कर रखा है, ये वाली है। एक एक बिंदु को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे अब की बार। इस नियमावली में देखो उन्होंने बिल्कुल साफ क्लियर कहा है, और जो 30 मार्च 2021 का ये जारी हुआ है लेटर। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, जिसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों की गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल योजना के दिशा निर्देश। ठीक है, विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों और प्रशिक्षकों के रिक्त पदों होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्न सामान्य दिशा निर्देश रहेंगे। ठीक है, इसमें जो जितने भी जो ये बता रखे हैं उन्होंने, चाहे विद्यालय हो, चाहे आवासीय विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, सब में इस नियमावली के अनुसार ही वो क्या कर रहे हैं,
निर्देश दे रहे हैं जो भी इसको करवाएंगे, और साथ साथ में फाइनेंस के जो रूल इसमें बताए गए हैं। अब देखो निर्देश क्या क्या है इनको। पहला, विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। इन रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्थान को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभागों में नियमों में प्रावधानिक अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया पृथक से प्रारंभ की जाएगी। मतलब ये 2021 का नियम कहता है भाई जहां भी रिक्त पद है वहां पर आप रेगुलर भर्ती के लिए तो उनका जो हम कह सकते हैं एक प्रारूप है वो भर करके भेजो वहां पर। उसके साथ साथ में थोड़े समय के लिए अस्थायी आधार पर आप रिलीफ देने के लिए क्या कर सकते हो, एक अलग से प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हो, पृथक से प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हो। इन दोनों प्रक्रियाओं में पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभागों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निर्देशों की पालना कराना है आपको। ठीक है, ये तो पहला नियमावली थी। दूसरी नियमावली क्या कहती है, गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध ही ली जाएगी। जहां पर फाइनेंस है वो पद स्वीकृत है और रिक्त है। विभागों का मुख्यालय जिलावार और संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर ये विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध करवाएगा। मतलब जितने भी, या तो हम कह सकते हैं खंड स्तर पे, और खंड स्तर पे नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं वो संस्थावार इन सारी डाटा कलेक्ट करेंगे और वो जिला नोडल अधिकारी को इनकी रिक्तियों की सूचना भेजेगा। उसके बाद में संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों और निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। जो स्टूडेंट कह रहे थे सर न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु की शर्त इन्होंने नहीं डाली हुई है और अधिकतम आयु की भी नहीं डाली हुई है, क्योंकि जो सेवानिवृत्त शिक्षक है उनको भी ये मौका दे रहे हैं। इसका मतलब 60 साल से अधिक जो अभ्यर्थी है उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा, क्योंकि सेवानिवृत्त तो वही होंगे जिनकी 60 साल की जॉब हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें ये जो न्यूनतम आयु वाली वो ऐसा कोई मेरे को लग नहीं रहा है प्रावधान है, क्योंकि ये नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है। जबकि कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत पहले जो सेवानिवृत्त शिक्षकों की बात थी, लेकिन फिर विद्यार्थियों ने जब इसका विरोध किया था ना, तो फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट बेरोजगार है उन्हीं को इसमें शामिल करा था। रिटायरमेंट जो हो गए थे उनको इसमें शामिल नहीं करा था स्टूडेंटों के विरोध के कारण। हो सकता है इसमें भी स्टूडेंट विरोध करे, जो रिटायरमेंट को अलाउ कर रही है गवर्नमेंट वो बाद में नहीं करे। ठीक है, तो ये तो थी इनकी संपूर्ण नियमावली। नियमावली के बाद में गेस्ट फैकल्टी चयन प्रक्रिया। ठीक है, संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक अर्थात जो निजी विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थी वही हो गए जो बेरोजगार है, परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्ध करवाने की अद्यतन गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे। इसका मतलब ये हो गया, पहला मौका तो ये दे दिया चयन प्रक्रिया में। जैसे कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत क्या हो रहा है, प्रिंसिपल को पावर दिया हुआ है सारा का सारा। प्रिंसिपल जिला नोडल के माध्यम से अपनी एडवर्टाइजमेंट जारी करवाता है और फिर उनके फॉर्म कलेक्ट करता है विषयवार। भाई इस विषय में जो जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके विषय फॉर्म कलेक्ट होते हैं और उसके बाद में मेरिट निकाली जाती है। उनके ग्रेजुएशन में कितने परसेंट है, पीजी में कितने परसेंटेज है, एक वेटेज दिया हुआ रहता है। एमए के अलग दिए हुए हैं और इसमें जो नेट जेआरएफ के अलग नंबर दिए हुए हैं कॉलेज एजुकेशन के अंदर, पीएचडी के अलग नंबर दिए हुए हैं, रिसर्च पेपर के अलग नंबर दिए हुए हैं, एक्सपीरियंस के अलग नंबर दिए हुए हैं। इसमें एडवर्टाइजमेंट आने पर ही पता चलेगा कि वो किन किन बिंदुओं को सम्मिलित करते हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट जो बार बार पूछ रहे थे ना सर ये उदयपुर जिले में आएगी, नहीं उदयपुर जिले में नहीं आएगी, सारे पद तो उदयपुर के हैं नहीं ना, तो ये पूरे राजस्थान के जितने भी जिले हैं सब जिलों में आएगी ये। ठीक है ना, तो जो स्टूडेंट कह रहे थे ना एक जिले में आएगी, नहीं सब जिलों में आएगी। ठीक है, तो ये तो एक तो ये पावर दे दिया संस्था प्रधान को कि प्रिंसिपल अपने स्तर पर भी कर सकता है। दूसरा स्टूडेंट कह रहे थे सर ये तो प्रिंसिपल को अगर पावर दे दिया इसमें तो फिर वो तो अपने लोगों को लगा लेगा। ऐसा नहीं होता है, ये सारी की सारी चीजें होती है वो आरटीआई के अधीन होती है और कोई भी इंसान अपनी जॉब को खतरे में नहीं डालेगा किसी को शॉर्ट टर्म के फायदे के लिए। तो ये तो आप बिल्कुल बिंदास रहो। कॉलेज एजुकेशन के अंदर ये विद्या संबल योजना चल रही है तो वहां पर कहीं भी कोई घपला नहीं हो रहा है, बिल्कुल नियमावली जो दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग पोस्टिंग की जा रही है। चाहे आप आरटीआई के माध्यम से सूचना मांग लो और संतुष्ट हो जाओ कि उनका एकेडमिक जो स्तर है उसके आधार पर कितने अंकों का स्कोर बना है और किसको पहले पोस्टिंग दी गई है, आपका क्या स्कोर है, उसे आपको तुरंत प्रभाव से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है कि संस्थान प्रधान को दे दे इसमें स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टिपिकल हो जाएगा।
ठीक है। अगर जिला नोडल से करते हैं तो थोड़ा सा काम आसानी से हो जाएगा, फिर काउंसलिंग करवा सकते हैं वो, ठीक है ना। या फिर सीधे प्रिंसिपल को पावर दे दो, फिर क्या स्टूडेंटों को हर जगह हर स्कूल में फॉर्म भरने पड़ेंगे। एक ये भी था कि सर फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे, तो फॉर्म देखो आपको जब एडवर्टाइजमेंट आएगा, एडवर्टाइजमेंट के साथ में ही वहां पर नीचे वेबसाइट दी हुई रहेगी, तो वेबसाइट से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है ना। वो फॉर्म डाउनलोड करके उसको आप फिल करोगे, फिल करने के बाद में जो जो आपकी क्वालिफिकेशन है उनके डॉक्यूमेंट लगाओगे आप उस फॉर्म के ऊपर, और फिर अगर संस्था प्रधान के पास जमा करवाना है तो वहां करवा दोगे, और नोडल पे करवाना है तो वहां करवा दोगे, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा होगा कि इतनी से इतनी तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, और ये फॉर्म आपको इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, और अपने समस्त डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करके, या तो उसमें लिखा होगा संस्था प्रधान को देना, इसका मतलब जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें जमा करवाओ, ये और नोडल पे मांगता है तो नोडल पे जमा करवा देना आप, ठीक है ना। तो कब से होंगे, एडवर्टाइजमेंट आने पर ही पता चलेगा कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, अभी एडवर्टाइजमेंट आया नहीं है इसका। जैसे आएगा आपको यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर हाथों हाथ जानकारी दे दी जाएगी, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि कोई भी हम अगर सूचना दे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हाथों हाथ, ठीक है। इसके साथ में जो इसकी और जो सेवा शर्तें हैं उन पर अगर हम बात करें, ठीक है, या तो ये दे दिया था कि संस्था प्रदान अपने स्तर पर कर सकता है चयन प्रक्रिया में क बिंदु, और ख बिंदु जो दूसरी अगर सुविधा उपलब्ध हो सकती है इनको, वो ये हो सकती है, इसमें दूसरी जो सुविधा हो सकती है वो हो सकती है जिला स्तरीय समिति के माध्यम से लिए जा सकते हैं, या तो संस्था प्रदान या फिर जिला स्तरीय समिति के माध्यम से। अगर जिला स्तरीय समिति के माध्यम से लिए जाता है तो क्या नियम रहेंगे कि प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति गठित होगी, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे, अथवा उनके द्वारा कोई भी मनोनीत अधिकारी इसका अध्यक्ष हो सकता है। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी होता है, या तो डीओ हो जाएगा सीधा सीधा माने तो, ठीक है। उसके बाद में दूसरी क्या बात है, सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय द्वारा उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को ब्लॉक वार, ठीक है, क्योंकि जिला वार तो सारी चीजें बड़ी हो जाती है, आने जाने में बच्चों को भी परेशानी होती है, तो ब्लॉक वार संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, और उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी। ये देखो जो स्टूडेंटों के अंक है, आए हुए अंक है, न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्तांक जो उनको हुए हुए हैं, जैसे 10th में कितने मार्कशीट में आपके जो अंक है, 12th की मार्कशीट में कितने अंक है, कितने परसेंटेज आए हुए हैं आपके, बीएम में कितने, एमए में कितने हैं, उनका वेटेज तैयार किया जाएगा। सपोज डेट जैसे अगर 10th क्लास की जो अगर इसमें शामिल करें नहीं करें वो तो एडवर्टाइजमेंट में पता चलेगा। अगर 10th क्लास को उदाहरण देके बता रहा हूं मैं तो आपको, एक अगर 10th क्लास में जैसे उन्होंने 3 डिवीजन बना दिए, 3 डिवीजन ये बना दिए कि 50 से 60 तक एक अलग मार्क्स दिए जाएंगे कि उनको 7 नंबर दिए जाएंगे, और 60 से 80 तक जो नंबर आ रहे हैं उनको 9 नंबर दिए जाएंगे, और 80 से ऊपर वालों को 10 नंबर दिए जाएंगे। तो आप जिस रेंज में आएगा आपको उसके अकॉर्डिंग उतने मार्क्स मिल जाएंगे, और फिर उनकी टोटल होंगे, और जो सबसे अधिकतम रहेगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी इसके आधार पर तैयार की जाएगी। चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर का योग्य अभ्यर्थी का पैनल तैयार किया जाएगा, और प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों, पैनल तैयार होगा तो 3 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। क्यों चयन किया जाएगा 3 का, हो सकता है पहला वाला फॉर्म तो अप्लाई कर दे और फिर मना कर दे कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, अगर वो मना करेगा उसका रिजेक्शन आएगा तो सेकंड वाले को मौका दिया जाएगा, अगर सेकंड वाला मना कर देगा तो फिर थर्ड वाले को मौका दिया जाएगा। इसलिए पैनल जो तैयार होगा प्रत्येक सब्जेक्ट का स्कूल में वो 3 स्टूडेंटों का तैयार होगा, ठीक है ना। 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। ये पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार कक्षावार आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो सीधी सीधी बात होगी, या तो संस्था प्रदान या फिर जिला स्तर, ये दोनों के माध्यम से की जा सकती है। अब पता चलेगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा कि ये किस हिसाब से कर रहे हैं इसको। उसके बाद में मानदेय की हमने पहले भी बात कर ली थी कि जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर रहेंगे, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के टीचर कौन से होते हैं, जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं, उनको पर घंटा 400 रुपए और अधिकतम 30,000 रुपए। सेकेंड ग्रेड के जो टीचर रहेंगे वो 9 से 10 क्लास को पढ़ाएंगे, उनके पर हावर 350 रुपए और अधिकतम है वो 25,000 रुपए मंथली मिल सकते हैं। थर्ड ग्रेड के टीचर रहेंगे, फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल दोनों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, 1 से 8 तक पढ़ाएंगे, और उनके 300 रुपए होंगे, और उनकी जो प्राइस है वो कितनी रखी जाएगी सैलरी के रूप में 21,000 रुपए। उसके बाद में जो
अनुदेशक है, प्रयोगशाला सहायक है, पीटीआई है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, या जो कंप्यूटर टीचर है, उन सब के लिए कितने रुपए रहेंगे? 21,000 रुपए रहेंगे। ठीक है ना। बाकी जो इसमें अगर कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत हम बात करें तो सबको पता है, क्योंकि हमने 1-2 सेशन पहले ले लिया था कॉलेज एजुकेशन के लिए। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 800, अधिकतम 45,000, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,000, अधिकतम 52,000 मंथली, और प्रोफेसर के लिए 1200 रुपये पर घंटा और अधिकतम 60,000। ठीक है ना। लेकिन ये तो कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत तो विद्या संबल का काम पूरा कंप्लीट हो गया, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे टेक्निकल कॉलेज हो, चाहे पॉलिटिकल कॉलेज हो, सब जगह कंप्लीट हो गया। अब ये स्कूल एजुकेशन के अंदर ही बच्चा है, इसलिए ये सूचना हम स्कूल एजुकेशन वाले बच्चों को जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनको दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर आप तो विरोध ही नहीं कर रहे हो, ऐसी भर्तियां आएगी तो रेगुलर भर्तियां रुक जाएगी। नहीं रुक रही है, क्योंकि ये 2021 से शुरू हुई थी। ये कुछ समय रिलीफ के लिए टाइम दिया जा रहा है ताकि स्टूडेंटों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत भी चल रही है। ठीक है। तो कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत रेगुलर भर्तियां 3 आ गई है इसके बाद में 3। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भर्तियां रुक जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 बार भर्तियां रिपीट हो चुकी है ये योजना लागू होने के बाद में। होता क्या है, जहां ये लगे हुए हैं रेगुलर भर्ती आई, चलो जो अस्थायी लगे हुए हैं उनको हटाओ, रेगुलर भर्ती से अपॉइंटमेंट पद भरे जाएंगे वो। ठीक है। हाँ, कॉलेजों के अंतर्गत ये थोड़ा सा हुआ है, जो राजशेष के पद है, जो राजशेष कॉलेज हैं, वहां पर ये जो कैंडिडेट है जिन्होंने विद्या संबल के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उन्होंने स्टे जरूर लिया वहां पर, क्योंकि वो राजशेष के पद है। फिर गवर्नमेंट ने अस्थायी भर्ती निकालने की सोची थी टीचिंग एसोसिएट के नाम से, तो वो जरूर अभी उस भर्ती पर स्टे है और वहां थोड़ा सा हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो गवर्नमेंट के जितने भी पद है वो सारे के सारे क्या है, स्थायी स्वीकृति हुई है। और स्थायी स्वीकृति पर अस्थायी को तो नहीं रख सकते ना, वो तो स्थायी आएगी, क्योंकि इसमें आपको जब पोस्टिंग दी जाएगी ना, तब आपसे एफिडेविट लिया जाएगा 14 बिंदु का 100 रुपए के स्टाम्प पर। ठीक है ना। उसमें सारी शर्तें रहेगी कि आपको इन शर्तों के अधीन ये काम करना है। जब आप अपना स्टाम्प दोगे तो फिर उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहेगा एक बिंदु कि डेपुटेशन या नियमित नियुक्ति अगर हो जाती है तो आपकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। तो फिर मेरे हिसाब से तो कोई रुकावट नहीं है। कुछ स्टूडेंट जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और आगे की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनको कुछ इससे बेनिफिट होता है तो ठीक बात है। लेकिन अगर ऐसी परंपराएं हैं तो ये थोड़ी सी है तो गलत ही, लेकिन थोड़ी सी अगर पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट की भाई उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से ठीक है ये। ठीक है ना। और रेगुलर भर्तियां आएगी, जो स्टूडेंट कह रहे थे सर अब आगे इन फ्यूचर रेगुलर भर्तियां नहीं आएगी, भर्तियां कैसे नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी भर्तियां। और ये यकीन मानो आप, ये आचार संहिता कंप्लीट होने दो, बजट में आपको अच्छी खासी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का थोड़ा समय बार बार ये बता रहा हूँ भाई डीपीसी हो जाए, क्योंकि पद रिक्त नहीं है। जबकि खूब सारे 50,000 पद सेकंड ग्रेड में है, ये 10,000 पोस्टिंग दे देंगे तो भी कितने के रहेंगे, 40,000 फिर खाली रह जाएंगे। डीपीसी से भर दो, आधे भरो तो भाई जो थर्ड ग्रेड वालों को डीपीसी करेंगे सेकंड ग्रेड में, फिर 20,000 बच जाएंगे। तो 20,000 सेकंड ग्रेड में, और इधर 25,000 जो समथिंग है वो स्कूल लेक्चरर के अंतर्गत है। और डीपीसी से जो पद रिक्त होंगे थर्ड ग्रेड की, वहां पर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आ जाएगी। तो वैकेंसी तीनों में ही आएगी, तीनों फॉर्मेट में, और 27 में ये हमारे को देखने को मिलेगी। और हो सकता है 27 लास्ट में इन तीनों के एग्जाम कंडक्ट करवा दे। तो रेगुलर जो तैयारी कर रहे हैं ना स्टूडेंट, उनको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, क्योंकि स्टूडेंट बेचते हैं सर अब ये तो आ गई, अब तो भर्तियां रेगुलर नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, रेगुलर भर्तियां आएगी। आप तो बिल्कुल मस्त होकर के तैयारी करो। और जो स्कूल लेक्चरर के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना, और जो उनके पहले पेपर में कमी आ रही है, अब की बार आरपीएससी ने संज्ञान लिया है, या तो वो हटा ही देगा 40% वाला रूल, दोनों को एग्रीगेट करके कर देंगे। एग्रीगेट करके नहीं करेंगे तो फिर वो कमेटी बनी हुई है कि 30 तारीख तक रिपोर्ट दे देगी कितने कितने पद रिक्त रह रहे हैं, पहले पेपर की वजह से रह रहे हैं या सब्जेक्ट की वजह से रह रहे हैं। तो ऑलमोस्ट पहले पेपर की वजह से रह रहे हैं, तो वहाँ भी फिर क्या करेंगे, पेपर का स्टैंडर्ड कम करेंगे, तो स्टूडेंट अब की बार बिल्कुल पास होंगे। और सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर देना, आराम से लेक्चर लग जाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये बीच में 1-2 भर्तियों में ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करा है, पेपर को टफ बना करके, लेकिन ये भी दुरुस्त हो जाएगा। काफ़ी जोरों शोरों से मांग है, और सरकार के ने भी इस पर धीरे धीरे संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि 40% रूल वाला मुद्दा काफ़ी ज्वलनशील मुद्दा हो गया, तो सरकारों के पास भी ऐसी सूचना जाती रहती है। टीचर लोग भी अपने प्लेटफॉर्म में उन पर ये मांग उठाते रहते हैं, उसका फायदा मिलता है कि सरकार तक बात पहुंचती है। ठीक है। इसके बाद में गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिए जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संकलन प्रारूप अनुसार शपथ पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ये मैं कह रहा था ना आपको, शपथ पत्र लेंगे, बिल्कुल लेंगे स्टाम्प पर आपसे, ताकि आप फिर बदलो नहीं, कहीं कोर्ट में नहीं चले जाओगे भाई, हमारे को तो स्थायी रखना है। अब
उसके बाद में जो 7 बिंदु इसमें दिया हुआ है कि गेस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था पर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। कई जो अपॉइंटमेंट हो जाएंगे फिर वहां जाकर के दादागिरी करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, तो ये पेमेंट आपका तभी बनेगा जब प्रिंसिपल संतोष होगा कि हाँ इसने काम करा है। जबकि पेमेंट रोका किसी का नहीं जाएगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर हम पढ़ा रहे थे पेमेंट रोका गया, नहीं रोका गया है। अगर किसी का रोका गया है तो बिल्कुल आप लेटर लिखो, आराम से आपको पेमेंट मिलेगा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी को, क्योंकि प्रिंसिपल सैलरी नहीं बना रहा है, बनाएगा सैलरी। कॉलेज एजुकेशन में बना रहे हैं हम सबकी सबकी। उसके बाद में देखो, रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये देखो, ये बिल्कुल उसमें भी लिखा हुआ रहेगा, आपका एफिडेविट आएगा ना उसमें। जब रिक्त पद भर दिए जाएंगे स्थायी वैकेंसी, तो सेवाएं समाप्त हो जाएगी आपकी हाथों हाथ ही। तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है इस वैकेंसी को करवाने में? क्योंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सर्जित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों से संबंधित बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रदान सीधे ही अपने स्तर पर अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए बजट उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के आधार पर भुगतान कर सकता है। जो मैंने पहले भी बताया था, अभी आया था कि जो हॉस्टल जिनमें है छात्रावास की है, ऐसे महाविद्यालयों में छात्रावास वाली विद्यालय, उनमें वो साइंस, मैथ और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट पढ़वाएंगे। इसके लिए मैंने पहले भी एक सेशन ले लिया था, उसमें सारी जानकारी दी हुई है, तो इसमें ये बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा नियमावली थी, बताना जरूरी था। ठीक है, क्या नियमावली रहेगी पता भी होना चाहिए आपको, कल को इसमें अप्लाई करो और आपको नियमों का नहीं पता। जब नियमों का नहीं पता तो आप अपने हक की बात कैसे करेंगे? तो ये नियमावली फाइनेंस वाली आपके सामने रख दी है, इसकी जरूर आप जानकारी रखना। अप्लाई करो नहीं करो ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, तो मत करो अप्लाई, आप अपनी तैयारी करते हो, रेगुलर वैकेंसी आएगी वहाँ पर सेलेक्ट हो जाना। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो ऐसे स्टूडेंट ज्वाइन कर लो, ताकि 2-3 घंटे पढ़ाओगे क्या वहाँ पर, एनसीईआरटी पढ़ाओगे, एनसीईआरटी में से पेपर आता है। ज्योग्राफी में तो आया था भाई, अब की बार एनसीईआरटी में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो फायदा हो जाएगा आपको, फाइनेंस की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, आप अपने आगे की रेगुलर तैयारी भी करते रहोगे। तो ये स्टूडेंट पर ही डिपेंड करता है कि वो अप्लाई करे या नहीं करे। लेकिन इसमें ये है कि कोई अगर इसमें एक बार अगर आपका प्रवेश हो जाता है तो स्थायी नहीं होगा, इसमें बिल्कुल आपके हाथ पहले काटे जाएंगे इसमें एफिडेविट लेकर के। ठीक है ना, तो इसमें ये सारा का सारा प्रोसेसिंग बताया गया है। कोई ये मत सोच लेना इसमें मैं लग जाऊंगा तो मेरे को परमानेंट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परमानेंट की भर्तियां अलग से आएगी। और जो मैं आपको बता रहा था ना शपथ पत्र, ये है आपका वो शपथ पत्र जिसमें एक एक बिंदु का जिक्र किया रहेगा, आपका नाम, विभाग, संस्था प्रधान का नाम, कितनी तारीख को आपने ज्वाइन करी है, उसमें कौन कौन सी सेवा शर्तें रखी गई है, फाइनेंस के कौन कौन से रूल है, जो मैं सूचना दे रहा हूँ वो सारी की सारी सही है, शैक्षणिक से संबंधित जो सूचना दे रहा हूँ वो सारी की सारी सही है। ठीक है, मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त मूल अभिलेख और अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान अगर फर्जी पाई जाती है, गलत पाई जाती है, तो ये मत सोच लेना जो अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुछ ने गलत फर्जी तरीके से जेआरएफ सर्टिफिकेट बना करके जो पीएचडी में एडमिशन के लिए सोच रहे हो, अब देखना उन पर कितनी तगड़ी कार्रवाई होगी। तो सीधा रास्ता मत अपनाओ, जो जितना है आपके एक्चुअल में आए हुए उन्हीं के अकॉर्डिंग अप्लाई करो। ठीक है ना। उसके बाद में ये भी है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मापदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगी, इसका उल्लेख करता हूं और करती हूं कि संस्था एक तरफा कार्रवाई हेतु तो स्वतंत्र है। ये देख लो, बिल्कुल सारी की सारी चीजें आपसे पहले लिखित में ली जाएगी ताकि कल को आप कोर्ट में जाकर के इसको चैलेंज नहीं कर सको। एक इसमें देखो ये बात भी लिखी हुई है जो आपका शपथ पत्र रहेगा, यह है कि मैं जिला आवंटन होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग भी नहीं करूंगा। इसके साथ साथ में ये भी है कि मैं इस तथ्य से भली बात अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध, ये बिंदु 8वां बिंदु अच्छे से पढ़ना, जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथ ग्रहीता को गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से उपयुक्त व्यवस्था स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। ये देखो, तो कैसे रुक जाओगे भाई आप, हैं? कोर्ट भी नहीं देगा फिर, नियमित नियुक्ति होती है। तो कॉलेज में इसलिए हो गया था क्योंकि वो अस्थायी भर्ती कर रहे थे। अब उन्होंने फिर कोर्ट में जब गए थे वो, तो उन्होंने कहा था कि अस्थायी भर्ती को कैसे आप अस्थायी वैकेंसी करवा के रिप्लेस कर सकते हो। तब वो जाकर के जो टीचिंग एसोसिएट वाली भर्ती है वो रुकी है, जबकि यहाँ तो नियमित होगी स्कूल एजुकेशन के जितने भी भर्तियां होगी, तो इसको नहीं रोका जाएगा और ये इनको हटना पड़ेगा। और बाद में ये भी है कि मैंने ये अच्छे से समझ लिया है कि व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी है, एक सेमेस्टर या एक सेशन तक इसमें लिया जाएगा, क्योंकि जो कार्यकाल पूछ रहे थे ना स्टूडेंट, वो मेरे हिसाब से अभी सेमेस्टर प्रणाली तो कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत ही है, लेकिन स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत 70 प्रणाली है, जिसमें वो लगभग
मई लास्ट में उनका सेशन स्टार्ट हो जाता है, सॉरी जून लास्ट में, और वो लगभग एग्जाम से पहले तक आपसे पढ़वाया जाएगा। तो लगभग एक सत्र की बात मान लो, ठीक है। तो एक सत्र तक पढ़वाया जाएगा आपसे। इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या किसी अन्य प्रकार के कारण से मुझे यदि गेस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये देखो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। मैं राज्य सरकार, विभाग, संस्था द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करूंगा या करूंगी। यह है कि मुझे केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के स्थायी प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्व या नियंत्रण अधीन किसी निगम या निकाय विभाग द्वारा पदोन्नत नहीं किया जाएगा। नैतिक अध्यता अथवा किसी अन्य अपराध के दोष सिद्ध होने पर ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित होगा। ठीक है, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये बाकी की दुराचार की ये बातें की हुई है। साथ में मैं राजकीय अभिलेख और सूचनाओं को बिल्कुल गोपनीय भी रखूंगा। ऐसे भी नहीं है कि स्कूल की सूचनाएं बाहर दे दूंगा, तो बिल्कुल पूरी की पूरी, और फिर सिग्नेचर करवाएंगे। तो कहाँ ये स्टूडेंट अगर इसमें अप्लाई करता है तो पूरे हाथ पहले से बांध रही है सरकार। तो ये पूरा शपथ पत्र आपसे लिखित में लिया जाएगा। बताना जरूरी था क्योंकि कल को ये एडवर्टाइजमेंट आए और फिर आप बार बार कहोगे सर इसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये पूरी जानकारी दे दी है इस सेशन में। एडवर्टाइजमेंट कब आएगा स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो एडवर्टाइजमेंट अब जिला कलेक्टरों पर ही डिपेंड है क्योंकि निर्देशित तो कर दिया है। अब वो कब एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं उन पर डिपेंड करेगा। आवेदन कब से आएंगे, जब आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा उसमें बिल्कुल सीधी सीधी दिनांक दी रहेगी कि इस तारीख तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन कैसे करने हैं वो भी मैंने पहले बता दिया कि एडवर्टाइजमेंट में एक वेबसाइट का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको आवेदन भी मिल जाएगा। और साथ साथ में उस आवेदन में जो शर्तें लिखी हुई है उसमें क्या क्या 10th में कितने, 12th में कितने, तो जितने भी आप उसमें भर रहे हो ना ऑप्शन में अपनी क्वालिफिकेशन से संबंधित मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको उसमें अटैचमेंट करने हैं। उसमें ये भी लिखा जाएगा कि फॉर्म कहाँ भरना है। संस्था प्रधान पे कहेंगे तो संस्था प्रधान पे, और जिला नोडल पे कहे जिला नोडल पे, ब्लॉक नोडल पे कहे तो ब्लॉक नोडल पे, वहाँ पर आप भर देना। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जानकारी इस सेशन के माध्यम से दे दी है। और रही बात स्टूडेंट जो इसके बारे में, अगर फिर भी मेरे हिसाब से हमने तो कोई क्वेरी नहीं छोड़ी है, सारी बिंदु ले ली है। ठीक है, अब कब आएंगे ये मत पूछना, ये कलेक्टर पे डिपेंड करता है। 10 दिन में निकाल दे, महीना भर भी ले ले, ये भी मत पूछना अब आप कि फॉर्म कैसे भरना है क्या करना, सारी जानकारी दे दी है इसमें आप लोगों को। ठीक, हाँ एक क्वेश्चन पे हमारे को जरूर इस पे थोड़ा सा डिस्कस करना है, स्कूल वाले पे, जो विद्या संबल वाले पे, क्योंकि इस पहले जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने भी ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट जारी करा था, लेकिन वो फिर कैंसिल हो गया था। कोर्ट ने उस पर बिल्कुल प्रक्रिया पे रोक लगा दी थी। क्यों रोक लगा दी थी? क्योंकि इसमें जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो वहाँ कोर्ट में चले गए और उन्होंने रिजर्वेशन लेने की बात कही थी। ठीक है, तो फिर ये भर्ती क्या कर दी गई थी, अस्थायी रूप से इस पर रोक लगा दी गई थी और फिर उस सेशन में लिए नहीं गए थे और बाद में भी नहीं लिए गए थे इसमें। ठीक है ना, तो इसमें जो स्टूडेंट कह रहे थे कोर्ट का प्रकरण हो सकता है, देखो होने को तो हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर ये आती है, कुछ बच्चों को कुछ समय के लिए रिलीफ मिलता है तो अच्छी बात है इसमें। ठीक है ना, बाकी और भी अगर कोई आपकी क्वेरी रहती है इससे संबंधित तो आप इसके कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, जैसे पिछले में भी दी थी, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा बताना था क्योंकि स्टूडेंट व्हाट्सअप करने लगे थे, कॉल करने लगे थे, इसलिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी आपको अवेलेबल करवा दी है। जिसके अच्छे परसेंटेज है ना एकेडमिक में और इसमें जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है। रेगुलर भर्तियां भी आएगी, जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी से अपनी तैयारी करते रहिए। एक हमारे से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को कि ये हमारा स्वाध्याय भूगोल का, आप जब हिंदी में सर्च करोगे ना टेलीग्राम चैनल पर तो वैसे सीधा भी मिल जाएगा। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी इससे अपडेट तो वहाँ भी हम डाल देंगे। और उसके साथ साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और कोई भूगोल का अगर कोई स्टूडेंट है और इन फ्यूचर जो इसमें चाहे नेट की तैयारी करना चाहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है, लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहता है, स्कूल लेक्चरर की तैयारी करना चाहता है, तो वो टीम से जुड़ जाना। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर हमारे कोर्स चल रहे हैं और टेस्ट सीरीज चल रही है। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, कोई की क्वेरी हो, किसी को कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है ना, धन्यवाद।